हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बिहार बोर्ड का द लीडर ऑफ द मैन इसकी हिंदी सारांश को देखेंगे। आखिर इसके हिंदी सारांश क्या कहता है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात करें द लीडर ऑफ द मैन, इसके जो राइटर हैं सिद्धार्थ चौधरी। तो सबसे पहले हम लोग सिद्धार्थ चौधरी के बारे में जानेंगे। सिद्धार्थ चौधरी भी 1974 पटना में पैदा हुए थे और पले बड़े दिल्ली में रहते थे और एक प्रकाशन गृह के लिए काम करते थे। वो एक होनहार कथा लेखक और अनुवादक हैं। एक लेखक के रूप में उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में पटना रफकट एक उपन्यास जो उनके गुनहगार के लिए एक हार्दिक श्रद्धांजलि है और सेंट पीटर्सबर्ग में दीक्षा शामिल है। उसके बाद मॉर्टिन जो पटना और नई दिल्ली में युवाओं के जीवन और प्रेम पर आधारित लघु कथाओं का एक मनमौजी संग्रह है। एक अनुवादक के रूप में उनका प्रमुख कॉम इलियट वेनबर्गर की गद्य कविता दी स्टॉक फॉर द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क का 2005 में हिंदी अनुवाद हुआ। द लीडर ऑफ द मैन सेंट मार्टिन में दीक्षा से ली गई सामाजिक पूर्वाग्रहों से भरे शहर में एक गरीब आदमी की कठिनाइयों की एक दुखद कहानी है। वह उन प्रतिस्थापन गार्डों में से एक थे जो नवंबर के अंत में हमारे अपार्टमेंट भवन में काम करने आए थे। आवास में हर समय 4 पहरेदार रहते थे, इनमें से 2 दिन में और 2 रात में काम करते थे। वे पार्किंग के पास पोकी लिटिल सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे और उन्हें अपने परिवार को वहां रखने की अनुमति नहीं है। इन सुरक्षा गार्डों में से अधिकांश आलसी दुखी साथी है। ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की जीवित रहने के लिए बस संतुष्ट हैं। उनमें से ज़्यादातर अनपढ़ और निचली जातियों के हैं और चमचमाती कारों के चमचमाते क्रोम के बीच उनकी गरीबी स्पष्ट विपरीत है। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने पहली बार रूप सिंह को पिछले दिसंबर में देखा। जब मैं सर्दियों की छुट्टी के लिए पटना वापस आया तो वह अन्य गाड़ियों की तरह बिल्कुल नहीं था। वह लगभग 5'10" का था, अच्छी तरह से बनाया गया था। उसकी लंबी तेज पेट्रिशियन नाक और शानदार हल्की भरी मूछें भी थी जो ऊपरी होठ को ढकती थी और एक उदंड उत्कर्ष से सिरों पर कर्ल करती थी। उन्हें अपने नाम को श्रेय दिया। उनकी वर्दी हमेशा इस्त्री की जाती थी और बूढ़े हुए थे और जूते काले चमक रहे होते थे। वो बेमल वर्दी और धूल भरे भूरे रंग के किड्स में अपने छोटे भाइयों से इतना अलग था कि वास्तव में शब्द के सही अर्थों में एक रहस्य उद्घाटन था। वो बिल्कुल भी फिट नहीं था। इसलिए मैंने पहली बार उसे देखा कि वो लॉबी में रिसेप्शन काउंटर पर था। श्री केडिया F9 में हमारे फ्लैट के ठीक सामने रहते हैं और अपने 30वें शतक के अंत में उसके विविध व्यावसायिक हित और वह काफ़ी समृद्ध माना जाता है। उसके पास बेवकूफ़ी भरा अहंकार है जो उसके साथ आता है और वह उसे अपने चेहरे पर उसकी गर्व की भावना के साथ पहनता है। जैसा कि उसकी बाईं कलाई पर छिपी हुई चंकी सोने की घड़ी और उसने दाहिने कूल्हे पर मोटरोला सेलफोन। वह छोटा और स्टॉकी है और गंजा हो रहा है। स्ट्रोक की बियर अधिकता से अधिक चेहरे फूलने लगे। वह एक तरह का मेकॉन है, लेने के लिए तैयार है। ऊपर की ओर चलने पर उद्यमी पुरुष जिन्हें हम अपने जीवन की परिधि के चारों ओर खतरनाक तत्परता के साथ घूमते हुए देखते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि यह एक सकारात्मक बात है। कोडिया घाह को भोगता है, अपने समय का एक सच्चा बच्चा होता है। उसे जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य खोजने के लिए बेतरतीब ढंग से चीज़ें खरीदनी पड़ती है। जब वो खाता है तो वो रहता है। खरीदना उसका निर्वाण का ब्रांड है। यदि अगले 6 महीनों में कोई नई कार लॉन्च नहीं की जाती तो वो आसानी से मुड़ सकता है और मर सकता है। अब कहानी पर वापस आए तो काउंटर के पीछे रूप सिंह खड़ा था और उसने सामने केडिया चिल्ला रहा था और एक और दिन आदमी था जो बिल्कुल केडिया की तरह लग रहा था। सोने की घड़ी, सब कुछ एक ही चौड़ाई में इशारा करते और चिल्ला रहे थे। वे दोनों किसी न किसी वजह से रूप से काफ़ी नाराज थे। आमतौर पर मैं नहीं रुकता क्योंकि हर कुछ दिनों में केडिया किसी न किसी कार्यकर्ता पर चिल्लाते हैं। वो मालिक संघ के अध्यक्ष है और वो इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन यह रूप था, उसका खुला आत्मविश्वासी चेहरा और सीधा असर, अपने आप में एक महज गर्व। उसकी आंखों में अवज्ञा और घायल सामान की भावना से मुझे एक नई रात में दृश्य देखने के लिए प्रेरित किया। तब पूरी तरह से हैरान करने वाली बात हुई। रूप ने केडिया से कहा, लेकिन यह मेरी गलती नहीं है सर, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, त्रुटिहीन अंग्रेजी में, भले ही एक देहाती लहजे के साथ। अब यह अद्भुत है। मैंने सोचा मैं अचानक दिसंबर की आलसी हवा में नाटक को महसूस कर सकता हूँ। केडिया स्तब्ध है और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने यही सही सुना है, ना ही उसका दोस्त, क्योंकि उसे उसका दोस्त होना उसका अंदाज़ा में उनके चेहरे पर लगे सदमे से लगा सकता है।
सुनोवेरी के अधिकारों को अचानक उलट दिया गया। मुझे यकीन नहीं है कि रूप में भी उनकी आंखों में देख सकता है। मुझे अब दिलचस्पी है, लेकिन मुझे एहसास है कि समस्या वास्तव में कितनी छोटी है। केडिया अब चेहरे पर लाल हो गया और उसमें से एक कलंक फूट रहा है, जैसे कि एक पंचर गुब्बारे से गर्म हवा। उसके बाद उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। आमतौर पर वो कभी भी मेरी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता, लेकिन उस दिन मैं देख सकता था कि वो खुश था, मैं वहाँ था। उन्होंने मुझे वर्ग शत्रु के खिलाफ एक सहयोगी के रूप में सोचा, लेकिन जल्द ही इसके विपरीत साबित हो जाऊंगा। ऋत्विक, अच्छा तुम यहाँ हो। उसने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर समझ की जीत हुई और वह हिंदी में बदल गया, जो उसकी अंग्रेजी से भी बदतर था। लेकिन वैसे भी मेरे दोस्त मिस्टर शर्मा यहाँ। वो आदमी मुस्कुराया और मैं मुस्कुराया। 15 मिनट पहले मुझसे मिलने आया था और एक गार्ड के इसने बेवकूफ़ ने मेरे स्थान पर आने नहीं दिया। मैं यहाँ हर हफ्ते आता हूँ, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो चाहते थे कि मैं केडिया से इंटरकम पर बात करूँ, और जब मैंने मना कर दिया उसने मुझे शारीरिक रूप से ऊपर जाने को रोका। मुझे इस तरह की बेवकूफ़ी में शामिल होने में शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर भी मैंने कहा वह केवल अपना कर्तव्य कर रहा था और इसके अलावा वह नया और आपको नहीं जानता। इससे मेरे मेहमान का अपमान किया। केडिया चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ में अब ज़्यादा विश्वास नहीं था। ये नियम हमारे द्वारा बनाए गए हैं। ये श्रीमान केडिया और श्री सिंह केवल वही कर रहे हैं जो उनको करने के लिए कहा गया, और यह अपनी अपनी सुरक्षा के लिए है। शर्मा और केडिया ने मेरी तरफ देखा और फिर केडिया ने कहा, ऋत्विक, मैं तुम्हारे पिता से शिकायत करने जा रहा हूँ। आप अपने बड़ों से बात करना भी नहीं जानते। मैं उनकी ओर देखकर मुस्कराया, चुप हो गया। वो अपने दोस्त के साथ लिफ्ट में जल्दी से चला गया। मैंने सीढ़ियाँ ली। उसके बाद में मुझे अपने नौकर मुन्ना से पता चला कि उसका नाम रूप था और वह एक राजपूत था। मुन्ना ने मुझे भी बताया कि अन्य गार्ड उससे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और उसे घमंडी समझते, अटक जाते थे। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि एक रूप अगड़ी जाति का था, बाकी सभी पिछड़े थे। वो आमतौर पर अपने आप को रखता था और अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद गार्ड रूप में किताबें पढ़ता था। यह सब मुन्ना को बिंदुवक व्यवहार के रूप में लग रहा था, लेकिन यहाँ तक कि वह भी अनिच्छा से सहमत था कि वह अब तक का सबसे अच्छा सुरक्षा गार्ड था जिसने हमारी इमारत में काम किया था। वह चतुर, कुशल और चुपचाप सक्षमता से अपना काम करता था। इसके लिए उसे 600 रुपये प्रति माह की रियासत मिलती थी और अन्य गार्डों की तरह उबले हुए चावल और आलू पर निर्वाह करते थे। यह सब महज 600 रुपये की महीने में मेरी कमीज़ों की कीमत उससे कहीं ज़्यादा थी। यह बेतुकी सी रकम थी, लेकिन यह सच था। केडिया ने मेरे पिता से शिकायत की, लेकिन मेरे पिता ने मुझे कुछ नहीं कहा, जैसे मुझे पता था कि वह नहीं करेंगे। लेकिन इस घटना के बाद केडिया ने अपने घायल अभियान के साथ रूप सिंह पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने हर चीज़ और हर चीज़ के लिए रूप की आलोचना की। उसने उसे सक्षम और ढीठ कहा और एक बार दावा किया कि उसने उसे तुरंत रात में ड्यूटी के दौरान सोते हुए पकड़ा। वह उसे जगह से बाहर निकलते तले हुए, लेकिन अन्य निवासियों ने इसे कदम पर विरोध किया, इसलिए रूप रुक गया। केडिया इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए। एक गरीब दुखी छोटे गार्ड ने उन्हें जवाब दिया था और वो भी अंग्रेजी में। उसे यकीन था कि यह सिर्फ उसे उसके दोस्त के सामने दिखाने के लिए था, और इससे भी बदतर मुझे। वह वास्तव में अंग्रेजी भाग के बारे में चिंतित था। अपनी अंधी घमंड से शायद उसे कभी एहसास भी नहीं हुआ वो गलत हो सकता है। वो हमेशा अमीर रहा और अमीरी हमेशा सही है। उसके अनुसार उसके बारे में कोई दो तरीके नहीं हो सकते। रूप ने अपनी ओर ऐसा कुछ नहीं किया जो प्रतिक्रियावादी हो, सिवाय इसकी कि उसने केडिया को सलामी देना बंद कर दिया। जब भी कोई और केडिया के साथ होता तो वह दूसरे व्यक्ति को सलाम करता, लेकिन केडिया को नज़रअंदाज कर देता और इस बात का अंत नहीं होता। उन्हीं दिनों घर लौटने के बाद 10-15 मिनट तक हर शाम इसके साथ बात करने से मुझे रूप के बारे में पता चला। उन्होंने मुझ पर अपनी दायित्व स्थापित किया और बाद में उस भाग्यशाली दिन मेरे लिए हस्तक्षेप के लिए बहुत मुझे धन्यवाद दिया। उस समय तक अन्य गार्ड भी आने लगे थे। रूप उन्हें अखबार से पढ़कर सुनाता था कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अनौपचारिक रूप से उसने अपना नेता चुना था और मैंने सोचा था कि यह उचित था, क्योंकि वह एक ऐसी दौड़ से आए थे जो कभी पुरुषों योद्धाओं के नेता थे। उनके पूर्वजों ने अंग्रेज़ों और गुलामों के खिलाफ युद्ध छेड़े होंगे। मेवाड़ के सुनहरे रेत के टीले बीच शानदार लड़ाई लगी होगी। मुझे लगता है मैं उसे बेवजह रोमांटिक कर रहा हूँ। शायद उसने पूर्वज भी उतने गरीब थे जितने हुए थे।
साधारण किसान थे जो अपने दैनिक भोजन के लिए कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन कौन जाने। हालांकि मैं हिंदी साहित्य में उतना पढ़ा नहीं हूँ जितना मैं बनना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ किताबें हैं और ये उनके पास। किताबों में मुक्तिबोध की कविताओं का संग्रह है, रेणु की पूरी लघु कथा है और दिनकर की रश्मि राठी शामिल है। अगले ही दिन वह मुक्तिबोध वापस लौटे। शाम को जब लॉबी में कोई नहीं होता तो हम उस बेंच पर बैठते और किताबों और कहानी समान रूप से जीवन के बारे में बातें करते, जब तक कि मेरी सिगरेट ख़त्म नहीं हुई। मैं सीढ़ियों से वापस चला गया। उसके पास एक स्वेटर था जिसे वो हर समय पहनता था, एक चमकीला मैरून जिसे उसकी पत्नी ने भेजा था और उसे अपनी ग्रे वर्दी पर बहुत गर्व के साथ पहना। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उन्होंने मेरे पिता को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने 100 रुपये की अग्रिम मांग की, जो उनके लिए अगले महीने के वेतन से काटा जाना चाहिए, क्योंकि अचानक पैसा घर भेजना पड़ा और अब जीवित रहने के लिए इसकी सख्त ज़रूरत थी। उसने लिखा था कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और जब उसे अपनी शिफ्ट करने में दिक्कत हो रही थी। ये छोटा, औपचारिक, बहुत ही आधिकारिक पत्र था। जब केहिया को पता चला कि वो मेरी भोली बहाली पर हंस पड़े और रूप को आलसी की फ्री लोडर कहा, उसने ज़ोर से सोचा कि शायद रूप और अन्य गार्ड रात में चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उसने कभी सुर सुना था और यही सारा पैसा चला गया। मैं खामोश रहा। केडिया एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। वो मंदिरों को दान देता है, नियमित रूप से जागरण का आयोजन करता है, स्वयं हर सुबह 1 घंटे पूजा करता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से किसी इंसान को कोई विश्वास नहीं है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि वह किस तरह से भगवान में विश्वास करता है। वो छोटी चीज़ों का भगवान होना चाहिए। 31वीं रात को हमारे अपार्टमेंट की इमारत की छत पर एक बड़े अलाव और पार्टी का आयोजन किया गया। चूँकि मैं एक बहुत ही सामाजिक प्रकार का नहीं, इसलिए मैं पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं गया था, लेकिन इसके बजाय मैंने केवल टीवी पर माइकल एंजल एंटोनी के अद्भुत ब्लोअप को देखा। मेरे माता पिता रात 11 बजे घर आए और बहुत पहले पुराने साल ख़त्म हो गया था और पार्टी में नई साल बज रहा था। एक ठंडी मौत मर गई थी। कई परिवार आने में सफल रहे और यह हमेशा इन चीज़ों पर होता था। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन का आदेश दिया जाता था और अब था मेज़ों पर अछूता रह गया। चिकन और मांस और बिरयानी और पनीर और कोफ्ता करी, गुलाब जामुन, ढेर सारे खाने के लिए कोई नहीं है। 30 बजे तक महिलाएं नीचे आ गई और बाकी शराब के नशे में धूत लोग खड़े होकर खाने की स्थिति में नहीं। वैसे भी नशे में धूत एक सज्जन ने अचानक अपने स्तन में मानवीय दया का दूध महसूस किया और मुन्ना से कहा, जो वह हरकतों को देख रहा था, पेय मिल रहा था और अपने को स्वयं कुछ खूंटे रखा था। मुझे यकीन है मुन्ना बेटा, ये तो नीचे और पहरेदारों को खाने के लिए लिए थे, किसी को तो बहुत कुछ खाना ही पड़ेगा। उसके बाद तब मुन्ना नीचे गया और पहरेदार ऊपर आए और रुद्र को छोड़ सब के सब भोजन किया और संतुष्ट होकर नीचे चला गया। अगली सुबह उनमें से 2 का पेट खराब हो गया। जैसे ही रूप ने थाली उठाई और खुद परोसने गया, केडिया उससे पास लुढ़क गया और ज़ोर से बोला, तो मिस्टर सिंह, मुझे खुशी है कि तुम बहुत अब भूखे नहीं हो। शायद अपने जीवन में ऐसा शानदार खाना कभी नहीं खाया, इसलिए ध्यान से खाए, इसे ज़्यादा ना करे। और फिर वह हंसा और रूप को संरक्षण में पीठ पर थपथपाया। रूप को लगा जैसे किसी ने अपने शरीर के अंदर एक लंबे समय के परित्यक्त फ्यूज को जलाया और वह धीरे धीरे उसके दिमाग में जा रहा है। उसने चुपचाप प्लेट नीचे रख दी और चला गया। हर किसी की आंखों को उसकी पीठ में उबाऊ होने के बारे में पता चला। अन्य गार्डों के रूप में प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करना चुना। उन्होंने खुद का पूरा आनंद लिया। इसके बाद जो हुआ उसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है, दुखद कहा जा सकता है, लेकिन दुखद के साथ एक तरह की व्यर्थता जुड़ी हुई है जो जरूरी नहीं है। इस दुनिया के छोटे छोटे पात्रों को अच्छा लगे। पूरी रात की ड्यूटी पर था। मेरे ऊपर दिसंबर जब पार्टी ख़त्म हो गई और लोग सो गए तो रूबी लॉबी में बैठ गया और सोचने लगा कि क्या हुआ। यह सब पूर्ण निर्माण है। मेरी ओर सभी अनुमान है, लेकिन क्योंकि सबूत सभी भौतिक है और वास्तव में उनके दिमाग के बारे में कुछ नहीं, सिवाय इसके कि वह शायद निराशाजनक रूप से उदास और चोट और दर्द से भरा। उसने शायद अपने परिवार के बारे में सोचा, अपने अच्छे भाई के बारे में, लेकिन वफादार के बारे में भी, उसकी खूबसूरती पत्नी जो इन सब के बावजूद युवा दिखती थी, और उसकी प्यारी भूमि, बर्बाद सपनों का अपना छोटा सा क्षेत्र, जिसके हिस्से पर एक हथौड़ा और हंसिया के साथ एक चमकदार लाल झंडा एक दिन अचानक प्रकट हो गया था और भूमि का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा के लिए खो गया। मानो जादू है। उसे याद आया कि वह उस रात अपनी पत्नी को कसकर पकड़ कर रोया और वो भी चुपचाप रो रही थी और उनका बेटा उनके बगल में चैन से सो रहा था। यह उनके बेटे का सुंदर शांत चेहरा था जिसने उन्हें सुबह बाहर जाने और गांव छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उस रात
सुबह 4 बजे के आसपास फिर से उसके बेटे का चेहरा भी था, जिसने आखिरकार उसके दिमाग का नाजुक संतुलन बिगाड़ दिया। अपने नंगे हाथों से उसने लॉबी को अलग कर दिया। अपनी मुट्ठियों से उसने कांच के घूमने वाले दरवाजे, लकड़ी के बेंच जहां हम बैठकर बात करते हैं, लाल प्लास्टिक की कुर्सियाँ और इंटरकॉम सिस्टम को तोड़ दिया। उसके हाथों से बहुत खून बह रहा था, कई जगह उंगलियां टूट गई। और उस रात उसने पहरेदार हरिपाल को जब उसने रोकने की कोशिश की तो उसके मुंह में घूसा मार दिया। वह दर्द से पूरी तरह से बेखबर था। जब हरिपाल ने अन्य 2 गार्डों के साथ वापस आया, उन सभी ने उसे पीटा, वहीं शांत हो गया। लेकिन तब तक लॉबी पूरी तरह से थर्रा चुकी थी। हरिपाल ने हमें सूचित किया, मेरे पिता ने मुझे जगाया और हम नीचे चले गए। कुछ ही देर में अन्य निवासियों ने पीछा किया। रूम गार्ड रूम में था। उन्होंने उसे रबर की नली के पाइप से बांध दिया था। उसका चेहरा सूज गया था और उसकी हाथ बुरी तरह कुचले गया था। आँख खाली, भावहीन थी, जैसे लोगों की आंखें जिनमें हम कभी कभी बीसीसी में देखते हैं। प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सूखा या चक्रवात से प्रभावित दुनिया के किसी सुदूरी कोने में विरचित मैंने उसके हाथ पैर खोल दिए, लेकिन वह वहीं फर्श पर निश्चल बैठ गया। केड़िया नीचे है। बाद में मुझे पता चला कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। मेरे पिता और कुछ अन्य निवासी रूप को पास से एक नर्सिंग होम ले गए। उसके हाथ में कई फ्रैक्चर थे, वो शायद फिर कभी अपने हाथों से काम नहीं करेगा। मरम्मत के पूरे पश्चात हमने सुरक्षा एजेंसी का मुकदमा किया। किसी को नुकसान के लिए भुगतान करना होगा, मुझे लगता है। तो ये था हम लोग का हिंदी समरी द लीडर ऑफ मैन का। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी रात के 11 बज रहे हैं और इस टाइम वीडियो शूट की जा रही है। थोड़ी सी फ़ैन वगैरह के आवाज़ वगैरह आ रहे होंगे ऐसे वैसे, बट कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।